मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रमुख राजनीतिक नेता तथा मुस्लिम विद्वान थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया, साथ ही वह देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। आज उस महान शख्सियत का जन्मदिन है, तो आइए हम आपको मौलाना अबुल कलाम के बारे में कुछ खास जानकारी देते हैं। मौलाना आज़ाद अफगान उलेमाओं के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो बाबर के समय हेरात से भारत आए थे। उनकी मां अरबी मूल की थी और उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन एक फ़ारसी थे। मोहम्मद खैरुद्दीन और उनके परिवार ने भारतीय स्वतंत्रता के पहले आंदोलन के समय 1857 में कलकत्ता छोड़कर मक्का चले गए। वहाँ पर मोहम्मद खैरुद्दीन की मुलाकात अपनी होने वाली पत्नी से हुई। मोहम्मद खैरुद्दीन 1890 में भारत लौट गए। मोहम्मद खैरुद्दीन को कलकत्ता में एक मुस्लिम विद्वान के रूप में ख्याति मिली। जब आज़ाद मात्र 11 साल के थे, तब उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इस्लामी तौर तरीकों से हुई। घर पर या मस्जिद में उन्हें उनके पिता तथा बाद में अन्य विद्वानों ने पढ़ाया। इस्लामी शिक्षा के अलावा उन्हें दर्शन शास्त्र, इतिहास तथा गणित की शिक्षा भी अन्य गुरुओं से मिली। आज़ाद ने उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं में महारत हासिल की। 16 साल उन्हें वो सभी शिक्षा मिल गई थी जो आम तौर पर 25 साल में मिला करती थी। अबुल कलाम का बचपन भी और बच्चों की तरह ही था। उन्हें खेलने कूदने और तैरने का शौक था। उनकी याद करने की क्षमता बहुत तेज थी। सीखने, पढ़ने, लिखने और बोलने की इच्छा लगातार बढ़ती रही। बचपन में अबुल कलाम बहुत शरारती थे। उन्हें तरह तरह की शैतानियाँ करने में बहुत मज़ा आता था। अबुल कलाम के पिता को उनसे बहुत इच्छाएं थी। वह चाहते थे कि अबुल कलाम धार्मिक विद्वान बने। 13 साल की आयु में उनका विवाह जुलेखा बेगम से हो गया। वे सलाफी विचारधारा के करीब थे और उन्होंने कुरान के अन्य भावरूपों पर लेख भी लिखे। आज़ाद ने अंग्रेजी समर्पित स्वाध्याय से सीखी और पाश्चात्य दर्शन को बहुत पढ़ा। उन्हें मुस्लिम पारंपरिक शिक्षा रास नहीं आई और वे आधुनिक शिक्षावादी सर सैयद अहमद खां के विचारों से सहमत थे। आज़ाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को आम आदमी के शोषण के लिए जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने अपने समय के मुस्लिम नेताओं की भी आलोचना की, जो उनके अनुसार देश के हित के समक्ष सांप्रदायिक हित को तरहीज दे रहे थे। अन्य मुस्लिम नेताओं से अलग उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारधारा को खारिज कर दिया। उन्होंने ईरान, इराक, मिस्र तथा सीरिया की यात्राएं की। आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना आरंभ किया और उन्हें श्री अरबिंदो और श्याम सुंदर चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों से समर्थन मिला। आज़ाद की शिक्षा उन्हें एक दफादार बना सकती थी, पर राजनीति के प्रति उनके झुकाव ने उन्हें पत्रकार बना दिया। उन्होंने 1912 में एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल का सूत्रपात किया। उनका उद्देश्य मुसलमान युवकों को क्रांतिकारी आंदोलनों के प्रति उत्साहित करना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं का विश्वास बंगाल, बिहार तथा बम्बई में क्रांतिकारी गतिविधियों के गुप्त आयोजनों द्वारा जीता। उन्हें 1920 में रांची में जेल की सजा भुगतनी पड़ी। जेल से निकलने के बाद वे जालियनवाला बाग हत्याकांड के विरोधी नेताओं में से एक थे। इसके अलावा वे खिलाफत आंदोलन के भी प्रमुख थे। खिलाफत तुर्की के उस्मानी साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हारने पर उन पर लगाए हर्जाने का विरोध करता था। उस समय ऑटोमन मक्का पर काबिज थे और इस्लाम के खलीफा वही थे। इसके कारण विश्व भर के मुस्लिमों में रोष था और भारत में यह खिलाफत आंदोलन के रूप में उभरा, जिसमें उस्मानों को हराने वाले मित्र राष्ट्रों के साम्राज्य का विरोध हुआ था।
गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। वे धारासन सत्याग्रह के अहम इनकलाबी थे। वे 1940-45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह उन्हें भी 3 साल जेल में बिताने पड़े थे। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना उनके सबसे अविस्मरणीय कार्यों में से एक था। आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मौलाना आज़ाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की। एक संगीत नाटक अकादमी 1953, 2 साहित्य अकादमी 1954, 3 ललित कला अकादमी 1954। केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने पर सरकार से केंद्र और राज्यों दोनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की वकालत की। अबुल कलाम की रचनाएं। अबुल कलाम बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्हें उर्दू, फारसी और अरबी की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम या भारत की आज़ादी की जीत नामक की किताब लिखी थी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा उन्होंने अपनी राजनीतिक आत्मकथा की भी रचना की। लेखन के अलावा उन्हें अनुवाद में भी महारत हासिल थी। उन्होंने कई पुस्तकों का उर्दू से अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके अलावा 1977 में साहित्य अकादमी द्वारा 6 संस्करणों में प्रकाशित कुरान का अरबी से उर्दू में भी अनुवाद किया। इसके बाद तर्जमन ए कुरान के भी कई संस्करण निकले हैं। गुबारे ए खातिर, हिज्र ओ वसल, खतबात ल आज़ाद, हमारी आज़ादी और तज़करा उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें रही है। साथ ही उन्होंने अंजमने तारीकी हिंद भी लिखी थी। प्रतिभाशाली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में 1947 से 1958 तक शिक्षा मंत्री रहे थे। शिक्षा मंत्री रहने के दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र कई उल्लेखनीय कार्य किए थे। 22 फरवरी 1958 को हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। देश में इस समय बड़ी संस्थाएं जैसे IIT, IIM और UGC उनके प्रयासों का ही फल है। उनके योगदान को देखते हुए 1992 में उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए उनका जन्मदिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।